MA फाइनल यूनिट फर्स्ट का न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज। आज का टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज। ओल्ड एज में हम कैसी डाइट देते हैं, ओल्ड एज के वृद्ध व्यक्ति को हम किस प्रकार का आहार देना ज़रूरी समझते हैं। मानव का जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है। शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, देन वृद्धावस्था। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इनमें से वृद्धावस्था जीवन का सबसे आखिरी पड़ाव होता है जो प्रौढ़ावस्था के बाद आता है। वृद्धावस्था 55 वर्ष की अवस्था से शुरू होकर 60 तक प्रारंभ हो जाती है। वृद्धावस्था में कई शारीरिक, मानसिक परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं और प्रौढ़ावस्था तक कैलोरी की मांग जो हमारे शरीर के वजन के अनुपात में होती है थी, अब वृद्धावस्था में उनकी मांग शरीर वजन के अनुपात में 20 से 25% कम हो जाती है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि वृद्धावस्था के अंदर डाइट जो होती है हमारी कम हो जाती है और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं। वृद्धावस्था जो होती है वे सेवानिवृत्ति के बाद आती है, सबको पता है। ये 58 से 60 वर्ष की उम्र के बाद आती है। इसमें शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बच्चा ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं वह इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने परिवार से और परिणामतः उनका लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वृद्धावस्था की स्थिति में पहले से मानसिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ संपन्न रहता है व्यक्ति और अपने दायित्वों का निर्वाह पूरा कर चुका होता है इस टाइम व्यक्ति और अपनी जिम्मेदारियों से परे हो चुका होता है। वृद्धावस्था में कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जिनमें से पहला हम लेते हैं आधारीय चयापचय दर में कमी। मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है वृद्ध व्यक्ति का वो बदल जाता है, ओल्ड एज के अंदर चेंज हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर में निर्माणात्मक कार्य नहीं होता और न ही नए कोशों का और वस्तुओं का निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण होता है। साथ ही वृद्धावस्था में शारीरिक क्रियाशीलता में भी कमी आती है। इन सब कारणों से आधारीय उपापचय की दर में भी कमी आती है। परिणामतः ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। हमारा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ओल्ड एज होती है उसमें कैलोरी की मांग कम होती है। सेकेंड आता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों से कम मात्रा में हार्मोन्स का श्रावण। जो हमारी रिड्यूस्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वह हार्मोन्स का सिक्रीशन कम करने लग जाती हैं। वृद्धावस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की क्रियाशीलता में काफ़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हार्मोन्स असंतुलन हो जाता है। स्त्रियों में 48 से 50 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म रुक जाता है तथा मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है। थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के असंतुलन के कारण वृद्धों में अस्थि विकृति रोग, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म शरीर में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में भी कमी आती है। नेक्स्ट आता है हमारा नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, चेंज इन नर्वस सिस्टम। वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान में परिवर्तन आता है। तंत्रिका तंतु कमजोर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विजुअल कैपेसिटी, हियरिंग कैपेसिटी मतलब सुनने व देखने और हमारी स्मेलिंग कैपेसिटी जो होती है वो पहले से कम हो जाती है। स्वभाव में परिवर्तन नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल चेंजेस जो हमारे ओल्ड एज के अंदर आते हैं। वृद्धावस्था में स्वभाव में परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अधिकांश जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं। उन्हें मनाने की वे अपेक्षा रखते हैं। मतलब उनका बिहेवियर जो होता है एक छोटे बच्चे की तरह का बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था हो जाती है, हार्मोन असंतुलन हो जाता है और संवेगात्मक तनाव, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वे अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो तो शादी होकर चले जाते हैं या अपनी अपनी अलग अलग जॉब पर चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बिल्कुल घर पर अकेला रहना पड़ता है, जिसके कारण उनकी जो स्थिति होती है बड़ी भयावह हो जाती है और निराशा के शिकार हो जाते हैं वह अकेलेपन के कारण। फिर आता है कंकाल तंत्र तथा दांतों में परिवर्तन।
वृद्ध अवस्था में अस्थियों में पुनर्शोषण होने लगता है, जिसके कारण उनकी अस्थियां कमज़ोर होने लगती हैं, अस्थियां भुरभुरी हो जाती हैं और थोड़ा सा गिरने से, चोट लगने से वे टूट जाती हैं और उनका जुड़ाव भी बड़ी मुश्किल से होता है, और जिस कारण उस रोग को हम अस्थि विकृति रोग कहते हैं। इस रोग में अस्थियां जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस लवण धीरे धीरे हड्डियों से निकलने लग जाता है, जिसके कारण हमारी जो शरीर की हड्डियां होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं और वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की मांग और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है पाचन अंगों में परिवर्तन। वृद्धावस्था में पाचन संस्थान में कमज़ोर हो जाता है, भोजन देरी से पचता है, लार रस का श्रवण कम होने लगता है, दांत टूट जाने से भोजन काटने, निगलने, तोड़ने में दिक्कत होती है। वृद्ध लोग कड़े फल, भुना चना आदि नहीं खा पाते हैं, उनके लिए सॉफ्ट भोजन की आवश्यकता होती है। वे अधिकतर खिचड़ी, दलिया, जूस, सूप आदि का अधिक सेवन करते हैं। आमाशय से आमाशयिक रस का श्रवण कम होने लगता है, जिसके कारण भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। पाचक रसों के ठीक प्रकार से काम न करने के कारण कैल्शियम तथा लोह लवण का अवशोषण भी उचित प्रकार से शरीर में नहीं हो पाता। आंतों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिसके कारण भोजन का पाचन नहीं हो पाता और आंतों की क्रमाकुंचन गति होती है, जो पैरास्टेटल मूवमेंट्स होते हैं वह भी कम हो जाते हैं और इसी स्थिति में पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और वृद्ध व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट आता है हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। वृद्धावस्था में हृदय तथा रक्त परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आता है। हृदय की पेशियां कमज़ोर एवं क्षीण हो जाती हैं, हृदय की क्रियाशीलता में कमी आती है, लाल रक्त कणिकाओं की दीवारों में वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसका ल्यूमेन जो होता है वह छोटा हो जाता है। इसके कारण हृदय रोग होने के चांसेस या एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस सामान्य तौर पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे त्वचा में परिवर्तन। वृद्धावस्था में त्वचा में, बालों में, नाखूनों में परिवर्तन आते हैं। त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है, क्योंकि कोशिकाएं जो होती है उनका जीवद्रव्य जो होता है वह के संगठन में अंतर आ जाता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वह बदल जाता है, कोशिकाओं का विनाश अधिक होने लगता है, त्वचा मांसपेशियों तथा अस्थियों से अलग होकर लटकती हुई नजर आने लग जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ अधिक दिखाई देने लग जाती है, त्वचा का जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नाखून भी सफ़ेद होने लग जाते हैं और चमकहीन हो जाते हैं और बालों की भी और नाखूनों की जो सामान्य स्थिति होती है उससे बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जित संस्थान में परिवर्तन। विभिन्न प्रकार के शोधों से ज्ञात हुआ कि वृद्धावस्था जो होता है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में परिवर्तन आता है, क्योंकि इस समय जो नेफ्रॉन की संरचना होती है, नेफ्रॉन जो होता है उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, नेफ्रॉन मरने लगते हैं और उनकी संख्या में कमी आने लग जाती है। इस कारण मूत्र छानने में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है और पेशाब भी रुक रुक कर आने की शिकायत होने लग जाती है और कई बार तो किडनी में स्टोन्स होने की प्रॉब्लम्स भी सामान्य तौर पर वृद्ध व्यक्ति में देखी जाती है। सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से पता चला कि वृद्धावस्था में सक्रिय कोशों, तंतुओं, ऊतकों की संख्या में काफ़ी कमी आती है, विशेषकर हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, अस्थि पेशियाँ, बोन मसल्स, इनकी क्षमता जो होती है वह सामान्य से कम हो जाती है, उनका पुनर्निर्माण भी नहीं हो पाता, क्योंकि इस टाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली बात तो रहती नहीं है, जो होता है बॉडी में वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, क्रियाशीलता कम होनी शुरू हो जाती है। संयोजी तंतुओं का कठोर होना, हार्डनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वृद्धों के शरीर में उच्च संयोजित तत्वों में परिवर्तन होता है, वे शक्त एवं कठोर होने लगते हैं, उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है। कोलेजन जो कि ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण शरीर में जोड़ वाले भाग, घुटना, कोहनी, टखना में कठोरता आ जाती है, वो चीज़ें जगह वो जो होती है वो हार्ड हो जाती है और चटक से टूट भी जाती है, उनमें काफ़ी दर्द होने लग जाता है और उनमें बैठने उठने पर कोडों की आवाज़ें सुनाई हमें देती है, कोहनी के मोड़ने की आवाज़ें या कोडे पे बैठने की आवाज़ें हमें साफ सुनाई देती हैं। नेक्स्ट आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है,
क्योंकि उनकी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी आ जाती है, साथ ही टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में भी कमी आती है। इस कारण जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। ये तो हुए हमारे वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, हमारे शरीर में क्या, वृद्ध व्यक्ति के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में सबसे पहले हम लेते हैं कैलोरी। वृद्धावस्था में शरीर के कोषों एवं तंतुओं में टूट फूट हो जाती है तथा इसका निर्माण न के बराबर होता है और शरीर की जो क्रियाशीलता होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस समय ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तो वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वे शारीरिक परिश्रम कम करते हैं तो उनकी ऊर्जा की मांग भी कम हो जाती है। तो उनकी जो सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा की मांग होती है उससे 25% ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ने से वजन बढ़ता है। इस उम्र में व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि हार्ट अटैक या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के डिजीज़ होने के चांसेस सामान्य तौर पर बढ़ जाते हैं। ICMR वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि एक वृद्ध महिला को 1700 किलो कैलोरी एक दिन के आहार की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की बात करें हम तो प्रोटीन जो होता है वह शरीर की टूट फूट मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है, नई सेल्स का निर्माण करते हैं। तो इस समय नई सेल्स का निर्माण तो होता नहीं है ना, लेकिन व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आहार के अंदर प्रोटीन, दूध, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडों पदार्थों का आदि का सेवन करना चाहिए और सामान्य प्रोटीन तो लेते रहना चाहिए जिससे कि उसको प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती रहे। फैट आता है, फैट की बात करते हैं। वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको डाइट में फ़ैट कम मात्रा में देनी चाहिए क्योंकि अगर मोटापा बढ़ जाएगा तो दूसरी जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि वसा जो होता है उसका पाचन देर से होता है और व्यक्ति अपने आप को काफ़ी अनईजी महसूस करता है, इसलिए हल्का भोजन ही वृद्ध व्यक्ति को करना चाहिए। कैल्शियम की आवश्यकता इस टाइम बढ़ जाती है क्योंकि शरीर में कैल्शियम का बॉडी से शरीर से ज़्यादा लूज आउट होने लग जाता है, तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। इसलिए शरीर को, क्योंकि इस समय शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं और फीमेल्स में तो मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है जिसके कारण कैल्शियम की आवश्यकता कम हो जाती है या अस्थि विकृति नामक रोग होने लग जाता है जिसके कारण उसे कैल्शियम ऊपर से डाइट में टैबलेट्स के रूप में दिया जाना चाहिए। अब आती है बात कैल्शियम के बाद हम बात करते हैं आयरन। आयरन जो होता है वृद्ध व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अतः आहार में लो लवण जो होता है वह अवश्य ही शामिल करना चाहिए। 20 मिलीग्राम पुरुषों में और 30 मिलीग्राम महिलाओं में प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए क्योंकि विटामिन ए, डी, सी, के, बी समूह की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि ये आँखों की रोशनी और शरीर के लिए अच्छे होते हैं, इन्हें पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वह दांतों के स्वास्थ्य, त्वचा के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए विटामिन सी नितांत आवश्यक होता है क्योंकि इस समय जो होती है वृद्ध व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो जाती है, उसको कोई भी बीमारी जो होती है सर्दी जुकाम तुरंत लग जाता है। तो इस समय सर्दी जुकाम फ्लू से बचने के लिए उनके शरीर में नींबू, संतरा, अमरूद आदि फलों का या विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है विटामिन डी। कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारे सूर्य का एक अच्छा स्रोत होता है। यदि वृद्ध व्यक्ति चलने फिरने टहलने में असक्षम हो तो उन्हें विटामिन डी की टैबलेट्स भी देनी चाहिए। कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल्स आते हैं वो भी देने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे जल, वाटर। वृद्ध व्यक्ति के शरीर में वाटर नितांत आवश्यक होता है। जल जो होता है वह बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, शरीर की सारी क्रियाओं का संतुलन करता है वो। तो शिकंजी, छाछ, लस्सी, दही के रूप में हमें उन्हें जल की मात्रा को पूर्ण करना चाहिए। फाइबर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय पैरास्टैटिक शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, पैरास्टैटिक मूवमेंट बॉडी में कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फाइबर हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि ओल्ड एज जो पर्सन होता है उसमें फाइबर का समावेश होना चाहिए।
फाइबर जो होता है वे शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और क्या बोलते हैं, हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। ये तो हुआ हमारा ओल्ड एज, न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज। ओल्ड एज होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ओल्ड एज जो होता है उससे हमारे शरीर में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और ओल्ड एज में हमें कितने डाइट के अंदर हमें कितनी कैलोरी की, कितनी प्रोटीन, कितने विटामिन, कितने मिनरल्स की और वाटर और रफेज की आवश्यकता होती है, ये पढ़ा। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ओल्ड एज में आहार नियोजन करते समय ध्यान योग के बातों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।